जब हॉवर्ड ने कमरे से बाहर निकलने के लिए अपनी टियर 4 ताकत का इस्तेमाल किया तो जू फेंग वहीं पर दंग रह गया। यह इतना स्पष्ट था कि हॉवर्ड उसे यह कार्य सौंपने से इतना प्रसन्न था कि वह भाग गया ताकि वह अपने शब्दों से पीछे न हटे, जैसा कि सभी बूढ़ों से उम्मीद की जाती है। कितना चतुर और आलसी, जू फेंग ने सोचा। ये बूढ़े लोग बड़ी मुश्किलों के बाद ऊंचे पद पर पहुंचकर बस अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहते थे। वह उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले वह भी यही चाहता था। दिवालिया होने की चिंता किए बिना आमतौर पर ढेरों महिलाएं उसके पास आती रहती हैं, जिससे उसे चुनने के लिए कई विकल्प मिल जाते हैं। आखिरकार रिवर गिल्ड का उच्च पदस्थ होने के अपने फायदे थे। समस्या यह थी कि किस कीमत पर। सिर हिलाते हुए जू फेंग ने जेसिका की ओर मुड़ते हुए उस अतीत के बारे में न सोचने का फैसला किया। क्या तुम्हारे पास स्टार फॉल्स सिटी और उसके लोकेशन का नक्शा है जो बेचने के लिए है? हाँ, मुझे 1 मिनट दो। जेसिका हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मैनेजर उसे यूं ही अकेला छोड़ देगा। फिर भी वह जल्दी से जमीन का दस्तावेज ढूंढने चली गई ताकि जू फेंग उसे दिखा सके। सामान्यतः ऐसा दायित्व सिटी मजिस्ट्रेट के प्रशासक पर होता था, लेकिन शहर की वर्तमान खराब स्थिति के कारण सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यावहारिक रूप से सारा काम हॉवर्ड पर डाल दिया था। और अब हॉवर्ड ने यह कार्य जू फेंग को सौंप दिया था, जिससे उसे एक और वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने की प्रेरणा मिली। आखिरकार हॉवर्ड के आखिरी शब्द ने शू फेंग की मदद करने में उसकी भूमिका पर जोर दिया। उसे साफ डर था कि कहीं शू फेंग भाग न जाए। जरूरत पड़ने पर उसे शू फेंग को बहकाना था ताकि वह रुक जाए। यही हॉवर्ड का असली इरादा था और यही उसका आत्मविश्वास था कि सारी समस्याओं को देखने के बाद भी जू फेंग क्यों नहीं छोड़ेगा। यह केवल अफसोस की बात थी कि जू फेंग ने इतना नहीं सोचा क्योंकि उसका दिमाग बिक्री के लिए उपलब्ध मूल्यवान भूमि की संख्या पर केंद्रित था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। भले ही मैं इसका पूरा इस्तेमाल न कर पाऊं, लेकिन एक बार जब मैं इसे दोबारा बेच दूंगा या किराए पर दे दूंगा तो मैं बहुत कुछ कमा लूंगा, जू फेंग ने मन ही मन कहा। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जो लोग उसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी होने वाले थे, उन्हें शायद जमीन का एक टुकड़ा भी न मिले। इसमें कोई संदेह नहीं कि जू फेंग ने पहले ही स्टार फॉल्स सिटी की हर चीज पर एकाधिकार करने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद जेसिका एक बड़ा सा नक्शा लेकर लौटी। उसने उस बड़े नक्शे को मेज पर बड़े करीने से रख दिया और जू फेंग को शहर का एक संक्षिप्त विवरण दिखाया। सच कहा जाए तो शहर सचमुच उजाड़ था, लेकिन शहर के आकार को कम नहीं आंका जा सकता। शहर का आकार 10 नए शहरों के संयुक्त आकार से भी बड़ा था, और यह केवल एक साधारण अनुमान था। यदि एडवेंचर एसोसिएशन टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के काफी करीब न होता, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि उसे यात्रा करने में आधा घंटा और लग जाता। फिर भी शहर के बड़े आकार के बावजूद यह बेजान और खालीपन से भरा था। जैसे ही जू फेंग ने नक्शे की, खासकर बिक्री के लिए रखी जमीनों की, बारीकी से जांच शुरू की, तो वह अविश्वास से लगभग रो पड़ा। लगभग सभी उपलब्ध जमीनें ऐसी थीं जो उसकी याददाश्त के हिसाब से सबसे ज्यादा लोकप्रिय थीं। क्या ये सब बिक्री के लिए हैं? मुझे ये सब लेना ही होगा। जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा। कुल मिलाकर केंद्रीय क्षेत्र में कम से कम 6 प्रमुख स्थान थे, आंतरिक क्षेत्र में 3 तथा बाहरी क्षेत्र के संबंध में कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहां कोई नहीं था, लेकिन केंद्रीय और आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में बाहरी क्षेत्र उतना अच्छा नहीं था। अगर दूसरे लोग वहां जमीन किराए पर भी लें या खरीद लें, तो भी आने वाला ट्रैफिक बहुत कम होगा। चूंकि केंद्रीय क्षेत्र के लिए 500 स्वर्ण सिक्के और आंतरिक क्षेत्र के लिए 300 स्वर्ण सिक्के की कीमत तय की गई है। आधी कीमत की गणना करने पर कुल 1950 स्वर्ण सिक्के होंगे। जू फेंग ने जब अपनी गणना पूरी की तो उसका गला लगभग रुक गया। दिव्य जगत के इस प्रारंभिक चरण में ऐसा खगोलीय मूल्य एकत्रित करना गणित रूप से असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि उसका मन उसे मना कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी आज्ञा सुनने से इनकार कर रहा था। जेसिका, मुझे ये 6 जमीनें केंद्रीय क्षेत्र में और 3 जमीनें आंतरिक क्षेत्र में चाहिए, जू फेंग ने निर्णायक रूप से कहा। एडवेंचर एसोसिएशन, टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म, बैंकों और कई इष्टतम स्थानों के पास की जगहों की ओर इशारा करते हुए।
कुछ देर के लिए स्तब्ध जेसिका को तभी होश आया जब जू फेंग ने उसका नाम पुकारना जारी रखा। उसने जल्दी से उसके द्वारा चुनी गई जमीनों पर नजर डाली और गणना की। क्या आपको यकीन है, बैरन लिन फेंग? उसने घबराहट में एक कौर निगल लिया। छूट की गणना करने पर कुल कीमत 1950 स्वर्ण मुद्राएं निकलीं। फिर भी यह कोई ऐसी दौलत नहीं थी जो किसी भी बैरन के पास होनी चाहिए। हाँ, लेकिन चूंकि मैं आपके मैनेजर पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं, इसलिए मुझे अपनी थोक खरीदों पर कुछ और छूट की उम्मीद है, जू फेंग ने दृढ़ता से कहा और साफ तौर पर और भी ज्यादा छूट की मांग करते हुए किसी भी इनकार से इनकार कर दिया। इस बीच जेसिका का मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था। जू फेंग की बेरहमी देखकर साफ तौर पर उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे पहले ही इतनी बड़ी छूट मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटाने के लिए यह काफी नहीं था। मैं यह फैसला नहीं ले सकती, जेसिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मानो वह अपने दयनीय अधिकार से इस अनुरोध को मान ही लेगी। तो फिर मैनेजर हॉवर्ड से संपर्क करो, जू फेंग ने कंधे उचका दिए। साथ ही उसे यह भी याद दिलाना कि अगर यह संभव नहीं हुआ तो मैं निराश हो जाऊंगा। निराश होने पर मेरी प्रगति बाधित होगी और इस प्रक्रिया में मैं अपनी सारी प्रेरणा भी खो सकता हूं। निर्दयी, बेशर्म। जेसिका के दिमाग में बस यही दो शब्द निकले। निर्दयी यानी अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करना, और बेशर्मी यानी ऐसी बातें सीधे मुंह से कहना। जबकि जेसिका की राय उसके बारे में काफी कम हो गई, जू फेंग ने अनभिज्ञता का नाटक किया। वे अपना बोझ कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, तो फिर वह उनके साथ विनम्र क्यों रहे? क्या मैं किसी मोटी भेड़ की तरह दिखती हूं जिसे आसानी से ठगा जा सकता है? जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया, धैर्यपूर्वक जेसिका को अपने मैनेजर से उसके अनुरोध के संबंध में संपर्क करने के लिए कमरे से बाहर जाते हुए देखा। वीआईपी कमरे में अकेले जू फेंग काफी आराम में था। उसने खुद को इतना आरामदायक बना रखा था मानो वह उस जगह का मालिक हो। इससे पहले वह कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह सम्मानजनक और विनम्र था। हालांकि अब जब उन्हें स्टार फॉल्स सिटी के बारे में स्थिति का सामान्य सार पता चल गया था, तो वह एक भेड़िए की तरह थे जो भेड़ के घर में घुस गया था। वह मूर्ख होगा यदि वह इन मेमनों का वध न करके अपने लाभ को अधिकतम न करे। जहां तक इस बात की चिंता थी कि वे उसे भेज देंगे और उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देंगे, जू फेंग को यकीन था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। यद्यपि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि सैंडी ही वह व्यक्ति है जिसने उसकी सिफारिश की थी। अगर ऐसा न भी हो तो भी हॉवर्ड की पहचान के आधार पर जिस व्यक्ति ने उसकी सिफारिश की थी वह काफी ऊंचे दर्जे का जरूर होगा, वरना हॉवर्ड जैसे कद के व्यक्ति के साथ वह उससे मिलने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता था। कुछ मिनट बीत गए और जेसिका उसके अनुरोध से सहमत होकर कमरे में वापस आ गई। काफी विचार विमर्श के बाद और आपके आगामी प्रयास के लिए इसकी कीमत घटाकर 1560 स्वर्ण मुद्राएं की जा सकती है, उसने बताया। 20% की छूट हो। ऊपर से शांत जू फेंग को और भी अधिक आश्वस्त किया गया कि जिसने भी उसकी सिफारिश की है वह हॉवर्ड से भी उच्च पद पर होगा। ठीक है, 1560 सोने के सिक्के तो लगेंगे, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, किश्तों में चुकाए जाएंगे। मेरे पास अभी ज्यादा सोने के सिक्के नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द उन जमीनों पर कब्जा करना चाहता हूं, जू फेंग ने जेसिका को लगभग निराश करते हुए कहा। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद उन्होंने बताया कि उनके पास धन की कमी है, लेकिन फिर भी वे तुरंत भूमि का उपयोग करना चाहते हैं। क्या सभी रईस उसके जैसे गुंडे होते हैं? या यह मेरी पिछली अभद्र टिप्पणियों का बदला है? जेसिका मन ही मन चीखी, वह बस जू फेंग का गला घोंटना चाहती थी। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। शुक्र है कि उसने अपनी इच्छा का विरोध किया, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें हर हफ्ते 195 सोने के सिक्के देने होंगे। यही तो जरूरी है, जेसिका ने दृढ़ता से कहा। यह कहते हुए उसने जमीन के दस्तावेज और अनुबंध पत्र निकालकर मीज पर रख दिए। अनुबंध पर एक नजर डालने पर जू फेंग को इसमें कोई संदिग्ध बात नहीं लगी, क्योंकि इसके प्रावधान बहुत सरल थे। जैसा उन्होंने तय किया था वैसा ही हुआ।
और उसे किश्त के दौरान हर हफ्ते 195 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होंगी। ऐसा न करने पर उसकी दलीलों के बावजूद जमीनें वापस ले ली जाएंगी। साथ ही किश्तों में किया गया कोई भी भुगतान उसे वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी शर्तें सरल होने के बावजूद जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्या हुआ? जेसिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इस तरह का अनुबंध अनोखा था। ये जमीनें उसे लगभग मुफ्त में दी गईं, क्योंकि ये सभी बेहतरीन जगहें थीं। फिर भी उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्या वह पूरे समय उसके साथ खेल रहा था? आप जानते हैं, जमीनें निश्चित रूप से सस्ती हैं, लेकिन निर्माण शुल्क के बारे में क्या? जू फेंग ने अचानक यह विषय उठाया, जिससे जेसिका आश्चर्यचकित हो गई। देखिए, जब जमीनें सस्ती होती हैं और शहर अपना पैसा वापस पाना चाहता है, तो वे आमतौर पर तथाकथित निर्माण शुल्क, जैसे सामग्री, श्रम, प्रबंधन आदि के माध्यम से ऐसा करते हैं। यह व्यक्ति मैनेजर की तरह ही सांप की तरह धूर्त है। जेसिका ने मन ही मन गालियां दीं, यह सोचते हुए कि क्या जू फेंग एक जवान आदमी के भेष में एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि उसे पहले ही साफ साफ बता दिया गया था कि जू फेंग को स्टार फॉल्स सिटी में ही रहना होगा और कहीं और नहीं जाना होगा। इसके अलावा पैसा उसका नहीं, बल्कि सिटी मजिस्ट्रेट का होगा। वे मुझे यह काम सौंपते हैं, फिर उन्हें खून बहाने देते हैं। जेसिका ने मन ही मन उपहास किया और अनुबंध में संशोधन करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। नए प्रावधानों में यह कहा गया था कि शू फेंग जमीन पर जो भी इमारत बनाना चाहे, उसका 75% बिल सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 25% शू फेंग को देना होगा। उसके हितों की और रक्षा के लिए यह 25% राशि 30 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका मूल अर्थ था कि यह एक निश्चित भुगतान शुल्क था, हालांकि सूक्ष्म। क्या आपको कोई और चिंता है, बैरन लिन फेंग? जेसिका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पूछा। अब और नहीं, जू फेंग ने सोचा और तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और असल में एक धनी जमींदार बन गया। साथ ही वह भारी कर्ज में डूब गया और शायद उस समय अकेला खिलाड़ी था जिस पर 1500 से ज्यादा सोने के सिक्के बकाया थे। भारी कर्ज में डूबे होने के बावजूद जू फेंग काफी संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें मिलने वाला रिटर्न मूल्य निश्चित रूप से अब तक का सबसे बड़ा होने वाला था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के कुछ समय बाद जू फेंग से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया गया कि वे वहां से चले जाएं, जबकि वे आगे की प्रक्रिया संभालेंगे। एडवेंचर एसोसिएशन से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और अपने इनबॉक्स को ब्राउज करना शुरू कर दिया। काई ने मुझे संदेश भेजा है। आश्चर्यचकित होकर जू फेंग ने संदेश खोला और गहरी सोच में पड़ गया। फेंग, किसी ने पोस्ट किया है कि तुम एक बड़ा राज छिपा रहे हो और अब तुम सबकी नजरों का केंद्र बन गए हो। कुछ गिल्ड अब तुमसे राज सौंपने की मांग कर रहे हैं, वरना शहर में घुसने के बाद उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव उभर आया। ये गिल्ड मुझे धमकी देने के लिए जीने से थक गए होंगे, उन्होंने बुदबुदाया, 90% आश्वस्त होकर कि इस तरह की पोस्ट करने वाला अनाम उपयोगकर्ता रिवर गिल्ड से संबंधित था। ऐसी रणनीतियां उनके लिए बहुत आम थीं। अफसोस, अगर उन्हें लगता था कि वे इन दिखावटी संघों से डर जाएंगे, तो उन्होंने उसे बहुत कम आंका। शायद अगर वे अभी भी वही पुराने वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे होते, तो वे उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन दिव्य संसार में उन्हें अपने अतीत के गौरव को भूलकर अपने बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जू फेंग ने वीडियो शुल्क से अर्जित धन की जांच की। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि रिवर गिल्ड मुझे निशाना बनाने के लिए दूसरे गिल्डों को भी शामिल करना चाहता था। जू फेंग ने तुरंत ही अपनी कमाई पर हंसी उड़ाई। कुल मिलाकर 50 सोने के सिक्के और कुछ चांदी के सिक्के, जिसका मतलब था कि कम से कम 5000 खिलाड़ियों ने एक चांदी के सिक्के की कीमत पर उसका वीडियो खरीदा था। जू फेंग की कमाई के अलावा जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि क्षेत्र के अधिकांश खिलाड़ी रिवर गिल्ड के प्रति उसके स्पष्ट उकसावे के बारे में जानते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 घोस्ट आधिकारिक तौर पर अन्य प्रतिद्वंद्वी संघों के बीच हंसी का सबसे बड़ा पात्र बन गया था। कोई भी व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाएगा यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उकसाया जाए जिसे वह चींटी से अधिक कुछ नहीं समझता। हालांकि
जू फेंग को अभी भी स्थिति को कुछ हद तक पलट देने में 100 भूत की त्वरित सोच की प्रशंसा करनी चाहिए। चूंकि उसने सक्रिय रूप से और स्पष्ट रूप से उन्हें उकसाया था, इसलिए 100 घोस्ट ने इस बात का फायदा उठाया कि वह संभवतः कोई बड़ा रहस्य छिपा रहा होगा, जिसने उसे इतना साहस दिया। जैसा कि कहा जा रहा है, प्रतिद्वंद्वी संघों और तटस्थ संघों की इसमें रुचि होगी। और जब ये रक्त पिपासु संघ किसी चीज में रुचि लेते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए वे बहुत कुछ करते हैं। बुरी योजना नहीं है, जू फेंग मुस्कुराया, यह जानते हुए कि वह भी परेशानी पैदा करने के लिए ऐसा ही कर सकता था। दुर्भाग्य से अंत में यह एक बेकार चाल साबित हुई। मौखिक धमकियों के अलावा ये गिल्ड इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी समय जू फेंग को अचानक कार्मेन से एक संदेश प्राप्त हुआ। लूनर रेथ, क्या तुम ठीक हो, फेंग? मैंने फोरम ब्राउज किया है और 100 घोस्ट अब तुम्हें निशाना बना रहा है। वह यह अफवाह भी फैला रहा है कि तुम्हारे पास एक बड़ा राज है। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। मुस्कुराते हुए जू फेंग ने सोचा कि क्या यह अभी भी वही राक्षसी है जिसे वह जानता था। माफी मांग रहे हैं? उसके शब्दकोश में माफी जैसी कोई चीज नहीं थी। मामले को एक तरफ रखते हुए जू फेंग ने उसे निर्देश दिया कि वह अपना वर्तमान मिशन पूरा करने के बाद टेलीपोर्टेशन हॉल की ओर चले। कुछ ही समय बाद शू फेंग स्टार फॉल्स सिटी के इतिहास और किंवदंतियों की खोज में पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। शहर को पुनर्जीवित करने के लिए उसे खुद को शिक्षित करने और शहर की आबादी बढ़ाने के सुराग खोजने की जरूरत थी। हालांकि उसे पता था कि भविष्य में क्या हुआ, लेकिन उसे पूरी प्रक्रिया का पता नहीं था। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को याद रखने की संभावना बढ़ाने के लिए उसे इस समय का उपयोग आसपास के वातावरण और इलाके के बारे में और अधिक अध्ययन करने में करना चाहिए। लगभग 10 मिनट में जू फेंग लाइब्रेरी पहुंच गया। ज्यादातर सुरक्षित लाइब्रेरियों के उलट यह लाइब्रेरी सुनसान लग रही थी, जहां कोई भी काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि अलमारियां भी धूल से भरी हैं और किताबें फटी हुई हैं। चलो देखते हैं। भूगोल वाला भाग पूर्व दिशा में है। जू फेंग ने साइनबोर्ड पर लिखे शब्द को आंशिक रूप से पढ़ने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी, जबकि शू फेंग ने खुद को रिवरवुड टाउन में पुस्तकालय में डुबो दिया था, तनाव नियंत्रण से बाहर हो गया था। गिल्ड लीडर जेंटलविंड, मेरा सुझाव है कि आप लिन फेंग को कवर करना बंद करें और हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। हाँ, यह अच्छा नहीं है कि आप सारे राज अपने पास रखें। सहमत हूं। हमें उदार होना चाहिए और धन दूसरों के साथ बांटना चाहिए। लालची मत बनो। एक सराय की दूसरी मंजिल के भीतर कई गिल्ड प्रतिनिधियों ने जेंटलविंड से लिन फेंग के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्रकट करने की मांग शुरू कर दी। आखिरकार इन गिल्ड प्रतिनिधियों ने गुमनाम पोस्ट के वायरल होने के बाद से लिन फेंग के बारे में कुछ शोध किया था। और जब उन्हें पता चला कि लिन फेंग का नाम हिल मोड के सिल्वरविंड के गिल्ड सदस्य के रूप में पहली बार सामने आया है, तो वे सभी रिवरवुड टाउन की ओर चले गए, जो उनका वर्तमान आधार था। इन गिल्ड प्रतिनिधियों के सामने बैठी हुई जेंटलविंड ने शांत भाव बनाए रखा, मानो वह उनकी बकबक सुन ही नहीं पा रही हो। क्या आप सब ने काफी कुछ कह दिया है? उसने अचानक पूछा। उसकी निगाहें कुछ ठंडी थीं। मेरा गिल्ड भले ही शक्तिशाली न हो, लेकिन क्या आप सब मुझे एक गिल्ड लीडर के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में लेते हैं जिसे आप आसानी से रौंद सकते हैं? आप यहां आए और मुझसे ऐसे मांग की जैसे आप मेरे बॉस हों। क्या आपको लगता है कि मैं बस हाँ कह दूंगा और आपके साथ सब कुछ साझा करूंगा? वह जितना अधिक बोलती, उसका आभामंडल उतना ही अधिक उग्र होता जाता। इसके अतिरिक्त उसके पीछे के अधीनस्थ, विशेष रूप से स्टील शॉट, पहले से ही इन प्रतिनिधियों पर खून की लालसा से नजर रख रहे थे। जेंटलविंड की प्रतिक्रिया से स्तब्ध होकर विभिन्न गिल्ड प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की ओर देखा। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर देगी। ऐसा नहीं था कि वे उसके संघ के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वे तो बस लिन फेंग के बारे में जानकारी चाहते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि लिन फेंग अब उसके संघ का सदस्य नहीं था, जिससे यह साबित हो गया कि वह सिर्फ एक अस्थायी सहायक था जिसे उसने पाया था। क्या वास्तव में उसे एक समय के सहायक की रक्षा के लिए यहां सभी संघों के संबंधों को खतरे में डालने की आवश्यकता थी? अफसोस,
इन गिल्ड प्रतिनिधियों को कभी पता नहीं चलेगा कि हाल ही में जू फेंग ने उन्हें लागत पर उपकरणों का एक बैच उधार दिया था। बेशक जब उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तो वह अंततः उसे कुछ हथियार बेचने के लिए मनाने में सफल रही। अगर इन प्रतिनिधियों को पता चल गया कि लिन फेंग के पास इतने दुर्लभ उपकरण हैं, तो वे निश्चित रूप से यहां प्रवास करेंगे। कोमल हवा ने सोचा, किसी को भी अपने विकास में बाधा डालने से मना कर दिया। उसने अपने और टायरेंट फिस्ट गिल्ड के बीच की खाई को पाटने के लिए बहुत प्रयास किया था। वह किसी भी तरह से और ज्यादा गिल्डों को अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां आने की इजाजत देकर खुद को बर्बाद नहीं कर सकती थी। हालांकि एक और चीज थी जिससे जेंटलविंड सावधान थी। लिन फेंग का तथाकथित रहस्यमय बॉस। अपने अधीनस्थ को शहर जाने की पहली उपलब्धि देने के लिए वह इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि वहां और भी कई रहस्य छिपे हुए थे जिन्हें उसे अभी जानना बाकी था। धीरे से आह भरते हुए जेंटलविंड अपनी कुर्सी से उठी और प्रतिनिधियों पर एक आखिरी नजर डाली। तुम वापस जाकर अपने गिल्ड लीडर्स से कह सकते हो कि वे मुझसे जानकारी लेने की कोशिश करना छोड़ दें। अगर वे जानना चाहते हैं तो खुद जांच करें। मैंने तुम्हारा काफी मनोरंजन कर लिया है। अपना अंतिम टुकड़ा देने के बाद वह मुड़ी और चली गई, जिससे बाकी लोग उसके रवैये से नाराज हो गए। कितनी साहसी है कोमल हवा। वह सचमुच सोचती है कि वह कुछ छोटी मोटी उपलब्धियों के कारण ही कुछ और है। प्रतिनिधि अपने साथ हुए व्यवहार से स्पष्ट रूप से अप्रसन्न थे और उन्होंने जेंटलविंड का खुलकर अपमान करना शुरू कर दिया। अरे, मेरे गिल्ड लीडर का अनादर कर रहे हो? स्टील शॉट, जो काफी देर से चुप था, धीरे से हंसा। इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना और उनके गिल्ड को भी बता देना कि हमसे पंगा लेना आसान नहीं है। तुम्हारी हिम्मत? क्या तुम्हें हमारे संघ के प्रतिशोध का डर नहीं है? जिस क्षण स्टील शॉट ने उन्हें मारने का आदेश घोषित किया, प्रतिनिधियों का समूह क्रोधित और भ्रमित हो गया। आखिरकार प्रतिनिधि एक संदेशवाहक के बराबर थे और संदेशवाहक को मारना युद्ध की इच्छा के बराबर था। इसलिए वे इतने दुस्साहसी और निर्लज्ज थे कि जेंटलविंड का सार्वजनिक रूप से अपमान कर बैठे। अफसोस, उनके तर्क और बचाव के बावजूद स्टील शॉट और उसके साथियों ने आसानी से इन प्रतिनिधियों का वध कर दिया। आखिरकार वे उन उपकरणों से लैस थे जिन्हें उनके गिल्ड लीडर ने कहीं से प्राप्त कर लिया था। जब हत्या हो गई तो स्टील शॉट ने अन्य लोगों की ओर देखा जो बुरी तरह डरे हुए थे। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा गिल्ड बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका मतलब है कि आपको हमारे इलाके में हमारा अपमान करने की इजाजत है, तो इसका यही नतीजा होगा। स्टील शॉट ने उन पर एक आखिरी नजर डालते हुए कहा और फिर शानदार अंदाज में वहां से चला गया। कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें यह पुष्टि हो गई कि सिल्वर विंड गिल्ड के सदस्य चले गए हैं। तब बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। यह अविश्वसनीय है। सिल्वर विंड गिल्ड कितना शक्तिशाली है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने हेल नाइट, एंग्विश लाइट, फॉसेकिन और वर्ल्ड एम्बर्स के प्रतिनिधियों को आसानी से मार डाला। वे सभी लेवल 11 के थे। कुछ ही समय बाद जेंटलविंड के अधीनस्थों द्वारा प्रथम श्रेणी के गिल्ड के प्रतिनिधि की हत्या की खबर चारों ओर फैल गई। हालांकि जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह प्रतिनिधियों को मारने का साहस नहीं था, बल्कि यह कि यह काम कितनी तेजी से किया गया। स्टील शॉट और अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की हत्या करने वाले वीडियो शराबखाने में मौजूद दर्शकों द्वारा पोस्ट किए गए थे। इस बीच ऐसी घटना के अपराधी शांतचित्त होकर हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। गिल्ड लीडर वाकई कमाल की है। उसने हमारे लिए ये उपकरण जुटाए जिससे हमारी समग्र विशेषताएं और भी बढ़ गईं। स्टील शॉट खिलखिलाकर हंसा, अपनी बंदूकों को ऐसे संजोए हुए मानो वे उसकी सबसे प्यारी हों। वाकई यह उन अव्वल दर्जे के गिल्डों के लिए एक चेतावनी होगी कि समय बदल गया है। अगर उन्हें लगता है कि वे हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे और बच निकलेंगे, तो वे सपने ही देख रहे होंगे। एक बैरसेकर ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसे अपनी हरकत पर साफ तौर पर गर्व था। लेकिन क्या आप सबको यह अजीब नहीं लगता? एक महिला ने अचानक पूछा। गिल्ड लीडर कभी ज्यादा जोखिम नहीं उठाता, लेकिन लिन फेंग के लिए वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। तुम क्या कहना चाहती हो? साइलेंट व्हिस्पर, स्टील शॉट ने बिना किसी उत्साह के उसकी ओर मुड़कर कहा। क्या तुम कह रही हो कि हमारे गिल्ड लीडर को लिन फेंग में दिलचस्पी है?
साइलेंट व्हिस्पर ही वो शख्स था जिसे लिन फेंग से सबसे ज्यादा शिकायत होनी चाहिए थी। आखिरकार स्कोच्ड कैवर्न्स पर हमले के दौरान बिना किसी चेतावनी के उसने उसकी बलि दे दी थी। मेरा मतलब यह नहीं था, साइलेंट व्हिस्पर ने शांति से जवाब दिया। मेरा मतलब है वो उपकरण जो गिल्ड लीडर ने हमें दिए थे। क्या तुम्हें उनके स्रोत के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? गिल्ड लीडर भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त है और स्कॉच्ड कैवर्न्स रेड के अलावा हमने और कोई कालकोठरी नहीं देखी है। इस समय केवल स्टील शॉट ही चुप नहीं था, बल्कि अन्य लोग भी चुप थे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ समझ आ गया था। क्या आप कह रहे हैं कि उपकरण लिन फेंग से खरीदा गया था? स्टील शॉट ने अविश्वास में पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह सवाल पूछने के बावजूद यहां सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे। वरना उनकी गिल्ड लीडर चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो, उन्हें प्रतिनिधियों को मारने की इजाजत नहीं देती। हाँ, मैं सचमुच आभारी हूं कि मैंने उस राक्षस को उकसाना बंद कर दिया, स्टील शॉट ने अपने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा। अगर दूसरे लोग आज के स्टील शॉट को देखते तो शायद उसे कोई और ही समझ लेते। पहले वह बहुत ताकतवर था, लेकिन अब वह बहुत कायर हो गया था। हालांकि स्टील शॉट की इस प्रतिक्रिया के लिए फिलहाल किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया। स्कोच्ड कैवर्न्स में शू फेंग का प्रदर्शन और कमान अभी भी उनकी स्मृति में ताज़ा थी। MVL पर और अध्याय खोजें। खैर, चलो वापस चलते हैं और इस पर आगे कोई चर्चा नहीं करते। हम जितना कम जानते हैं उतना ही बेहतर ढंग से बच सकते हैं, साइलेंट व्हिस्पर ने इस विषय पर और ज्यादा बात करने से इनकार करते हुए कहा। स्टील शॉट और बाकी लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जब रिवरवुड टाउन में शांति लौटती दिखी तो हर कोई जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति मात्र है। संघों के बीच असली लड़ाई तब शुरू होती जब वे शहर में प्रवेश करते और संसाधनों के लिए लड़ना शुरू करते। हालांकि इन सब अंतर्धाराओं के बावजूद जू फेंग अनजान बने रहे, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अब वह उन संघों के समान स्थिति में नहीं था जो मौखिक धमकियां दे रहे थे। ओह, अगर स्कूल सिर्फ खेल संबंधी ज्ञान से ही पढ़ाए तो बहुत सारे विद्वान होंगे। जू फेंग ने अपनी बाहें फैलाईं और जम्हाई ली, क्योंकि उसने सारी जरूरी जानकारी पढ़ ली थी। चूंकि उन्हें पहले से ही इलाके की समझ थी, इसलिए उन्हें बिंदुओं को जोड़ने के लिए बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत थी। इस तरह उन्होंने बहुत जल्दी काम पूरा कर लिया, जबकि दूसरों को शुरू से सीखना पड़ता। जैसे ही जू फेंग ने पुस्तकों को उनकी मूल स्थिति में वापस रखा, उन्हें एक कॉल आया। क्या समय हो गया है? वह बुदबुदाया। यह पुकार ईश्वरीय जगत से नहीं, बल्कि वास्तविक जगत से थी। लॉग आउट करने से पहले सुरक्षित स्थान ढूंढते हुए जू फेंग जल्द ही गेमिंग कैप्सूल से बाहर निकल आए और अपनी स्मार्टवॉच के माध्यम से कॉल स्वीकार कर लिया। कनेक्ट होते ही झाओ शिन का चेहरा होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई दिया। जैसे ही उसने जू फेंग के कपड़े देखे, वह नाराज हो गई। तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? उसने चिढ़कर पूछा। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। क्या अभी भी काफी जल्दी नहीं है? जू फेंग ने समय देखते हुए जवाब दिया कि जन्मदिन की पार्टी शुरू होने में अभी भी काफी समय बाकी है। जल्दी? झाओ शिन ने उपहास किया और उसे तीखी नजरों से घूरा। जो लोग अभी आते हैं, दादाजी उनकी कद्र करते हैं। और बाद में आने वाले मेहमानों की बात करें तो वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो वह और भी भड़क उठी जब उसने महसूस किया कि वह जल्दी करने में थोड़ा अनिच्छुक है। जू फेंग की अभिव्यक्ति वैसी ही रही, लेकिन प्रतिदिन इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करने के कारण वह कुछ हद तक उनके आंतरिक विचारों को समझ सकती थी, हालांकि वे हमेशा सही नहीं होते थे। मुझे परवाह नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं, लेकिन आप पहले ही सहमत हो चुके हैं। मैं आपको काई के साथ यहां आने के लिए केवल 45 मिनट का समय दूंगा। यह एक आदेश है। झाओ शिन द्वारा उसे समय सीमा दिए जाने के बाद उसने जू फेंग के जवाब का इंतजार किए बिना कॉल समाप्त कर दिया। यह महिला अवाक, जू फेंग को नहीं पता था कि वह द्विध्रुवी थी या नहीं। जब वह लिन फेंग था तो वह बहुत सम्मान और धैर्य से भरी थी, उसे अपनी ओर खींचना चाहती थी। लेकिन जब वह जू फेंग था तो वह बहुत नाराज और चिढ़ जाती थी और बस यही चाहती थी कि वह गायब हो जाए। इन व्यक्तित्वों के प्रति
जू फेंग और भी ज्यादा सकारात्मक था क्योंकि वह झाओ काई की सबसे बड़ी बहन थी, हालांकि पूरी तरह से खून का रिश्ता नहीं था। आखिरकार उनके पिता तो एक ही थे, मां नहीं। यह अच्छी बात है कि काई एक ही मां से पैदा नहीं हुआ। जू फेंग मन ही मन खुश हुआ। अगर झाओ काई झाओ शिन के मां बाप से पैदा होता तो उसे शक था कि दोनों कभी दोस्त बन पाएंगे। यद्यपि दिव्य दुनिया में अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी थे, फिर भी जू फेंग को पता था कि उसे एक ब्रेक लेने की जरूरत है। उसकी मानसिक एकाग्रता इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए यदि वह दिव्य संसार में ही रुकता तो इसका उस पर प्रभाव पड़ सकता था। जो भी हो, चलो तैयार होने के लिए काई से संपर्क करते हैं। जू फेंग ने झाओ काई को संदेश भेजना शुरू कर दिया क्योंकि उसने कपड़े पहनने के लिए एक अच्छा सूट चुना था। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका चश्मा वास्तव में सूट के साथ चलन से बाहर था। फिर भी वह कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहता था। कभी कभी धुंधला दिखना इतना बुरा नहीं था। कम से कम अगर उसकी आंखें बहुत साफ न हों तो कुछ गंदगी से उसकी आंखें दागदार तो नहीं होंगी। अंतिम जांच करते हुए जू फेंग ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वह पार्किंग स्थल पर पहुंचे और कार के एआई सिस्टम वेरा को आदेश दिया। जल्द ही एक शानदार कार जू फेंग के सामने आ गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था, मानो वह उसका स्वागत कर रही हो। संतुष्ट होकर जू फेंग पीछे बैठ गया और जल्दी से आराम से बैठ गया। अपने कर्व्स को खूबसूरती से दिखाएं, कुछ जरूरी आउटफिट्स खरीदे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुभ संध्या मास्टर जू फेंग। गंतव्य कहा है। एआई वेरा की आवाज गूंजी जैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जू फेंग सुरक्षित रूप से सीट बेल्ट बांधने लगे। मेरे दोस्त काई के घर, जू फेंग ने जवाब दिया। समझ गया, पहुंचने में 23 मिनट लगेंगे, वेरा ने रास्ते की तुरंत गणना करके बताया। रास्ता तय होने के बाद कार चल पड़ी और जू फेंग आराम से ताज़ा खबरें देखता रहा। यकीनन दिव्य दुनिया काफी ध्यान खींच रही थी। इसमें झाओ एंटरप्राइज की दिव्य दुनिया में निवेश करने की योजना का भी बड़ा योगदान था, जिससे डोमिनोज प्रभाव पड़ा। अब और भी कंपनियां दिव्य दुनिया की राह पर चल रही हैं। हालांकि यह उम्मीद से थोड़ा पहले है, फिर भी कंपनी के लोग मेरी मदद कर रहे हैं, जू फेंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने पहले ही कुछ उपकरण एक निश्चित अवधि के लिए उधार पर रख दिए थे। कुल मिलाकर उन्होंने उपकरण उधार देने से लगभग 5 स्वर्ण सिक्के कमाए और उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वे सौदे से मुकर जाएंगे। अगर वे उधार लिया हुआ हथियार समय पर वापस नहीं कर पाते तो उन्हें हथियार की मूल कीमत का 10 गुना वापस देना होगा। और दिव्य जगत की वर्तमान अवस्था में किसी के पास इतने सिक्के नहीं थे। एक्सचेंज सेंटर ने खिलाड़ियों को अपने सिक्के डॉलर में बेचने की अनुमति दी। जहां तक डॉलर में भारी मात्रा में सिक्के खरीदने की बात है, तो यह तभी संभव था जब खिलाड़ी व्यापार के लिए ऐसा प्रस्ताव रखते। चूंकि यह प्रणाली कोई भी सिक्का उपलब्ध नहीं कराती, जिससे मुद्रा और अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहती है, इसलिए सिक्कों का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। आज तक जू फेंग को प्रतिनिधियों से कई संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके पास मौजूद सिक्के खरीद लेंगे। आखिरकार जब वह पहले सिक्के बेच रहा था तो उसका नाम गुमनाम ही दर्ज था। नाम छिपा हुआ था, लेकिन इससे उन्हें उससे संपर्क करने से नहीं रोका जा सका। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि अब जू फेंग के पास डॉलर की नहीं बल्कि सिक्कों की कमी थी, सटीक शब्दों में कहीं तो सोने के सिक्कों की। मैंने भविष्य में आने वाली चीजों और सामग्रियों का संग्रह करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ करना है, वह कड़वाहट से मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कुछ देर बाद वेरा ने कार जैन एवेन्यू के पास पार्क कर दी, जहां झाओ काई रहता था। यह जगह उसकी अमीर बहन ने खरीदी थी, इसलिए उसे किराए या बिजली पानी की भी चिंता नहीं करनी पड़ी। खिड़की से जू फेंग ने झाओ काई को सूट पहने देखा, एक ऐसी शैली जिसे उसने पहले कभी नहीं पहना था। तो आखिरकार वो पकड़ा ही गया। जू फेंग ने सोचा, उसे साफ पता था कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि झाओ जिन ही था। वरना झाओ काई इतने आकर्षक कपड़े क्यों नहीं पहनता। जैसे ही दरवाजा खुला, झाओ काई की आंखें जू फेंग की पोशाक को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
मेरी सबसे बड़ी बहन ने भी तुम्हें पा लिया है, उसने भी यही भावना व्यक्त करते हुए टिप्पणी की। वह मुझे नहीं मिली, जू फेंग ने जवाब दिया। उसे यह सूट झाओ जिन की वजह से नहीं मिला था, बल्कि उसे भविष्य के मौकों के लिए इसकी जरूरत थी। MVL पर और अधिक रोमांच खोजें। हाँ, जो भी आप कहें, झाओ काई ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और एक खाली सीट पर बैठ गया। मुझे लगता है कि आप पार्टी में शामिल होने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि उसने आपको यह कार रिश्वत में दी थी, उसने जल्दी से कहा, यह देखते हुए कि कार का इंटीरियर बहुत ज्यादा हाईटेक था। सिर हिलाते हुए, जू फेंग ने उसके दावे का खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। उसे बस अपना बचाव करने में थकान महसूस हो रही थी, जबकि यह साफ था कि झाओ काई उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगला गंतव्य कहाँ है, मास्टर लिन फेंग, वेरा? AI सिस्टम ने पूछा। जू फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल झाओ काई को तिरछी नजर से देखा। एलिसियन हाइट्स, झाओ काई ने बहुत कठिनाई के बाद उत्तर दिया। एलिसियन हाइट्स एक विशिष्ट, आलीशान इलाका था जो एक हरी भरी पहाड़ी की चोटी पर बसा था और जहां से नीचे शहर का मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई देता था। यह धनी लोगों के लिए भी सबसे अच्छी जगह थी, जिनमें झाओ परिवार भी स्वाभाविक रूप से शामिल था। मार्ग मिल गया है, अनुमानित आगमन समय 20 मिनट है, वीरा ने जवाब दिया जब कार आगे बढ़ने लगी। मैं सचमुच उस जगह नहीं जाना चाहता, झाओ काई ने अचानक विलाप किया और पीछे झुक गया। यह तो बस समाज के गंदे अमीर और घटिया लोगों का जमावड़ा है। मैं समझ गया। मैं यह बात झाओ शिन को शब्दशः बता दूंगा। जब जू फेंग ने झाओ काई को बेनकाब करने की धमकी दी, तो वह लगभग घबरा गया। फेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह पीला सा मुंह बनाकर चिल्लाया। अगर मेरी बड़ी बहन ने यह सुना, तो वह मेरा जीना हराम कर देगी। है, और यहां मुझे लगा कि तुम घमंडी व्यवहार जारी रखोगी, जू फेंग ने ठंडी हंसी उड़ाई। हालांकि यह बहुत ही सूक्ष्म था, लेकिन सूट और कार देखकर वह आसानी से अपनी नाराजगी भाप सकता था। कोई भी स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा कि वह जन्मदिन की पार्टी में उसके साथ जाने के लिए इन्हीं लाभों के कारण राजी हुआ होगा। इस प्रकार, जू फेंग ने गलतफहमी के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कोई छोटा मोटा बदला नहीं लेगा। झाओ काई को डराना बस एक छोटी सी योजना थी। आखिरकार, अगर वह सचमुच बदला लेना चाहता था, तो यह इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, थोड़ी हवा देना मेरी गलती थी, झाओ काई ने नरमी दिखाई और जल्दी से दया की भीख मांगी। लेकिन फिर भी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम उसका कोई उपहार स्वीकार करोगे, उसने अपनी इस हरकत पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होते हुए कहा। जब से वे दोस्त बने थे, झाओ जिन लगातार जू फेंग को बुरा भला कहता था कि वह सिर्फ एक जोंक है और अपने फायदे के लिए उससे चिपकी हुई है। इसके कारण, जू फेंग ने हमेशा झाओ जिन से संबंधित किसी भी चीज को लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें विशेष छुट्टियों में उपहार और पैसा भी शामिल था। खैर, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं वैसे भी तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल होने वाला था, तो इसे स्वीकार न करना मेरी मूर्खता होगी। जू फेंग मुस्कुराया, उसकी आंखें ताज़ा खबरों पर उसके फोन पर चिपकी रहीं। इस बीच, झाओ काई ने अपने होंठ भींच लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसके उदासीन व्यवहार से चकित था। अरे, फेंग, तुम फोन पर इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? आखिरकार उसने मुंह फुलाकर कहा, और उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि जब वह किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहा था, तो उसका ध्यान भंग हो गया था। यह देखकर कि जू फेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, झाओ काई ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसके उतावले व्यवहार से अवाक, जू फेंग ने केवल अपना सिर हिलाया। अच्छी बात है कि तुम सिर्फ अकेले में ही ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अगर जन्मदिन की पार्टी में ऐसा व्यवहार करोगे, तो तुम्हारी बहन तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी, जू फेंग ने प्यार से चेतावनी दी। छिया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उसे उकसाऊं, झाओ काई ने फोन नीचे स्क्रॉल करते हुए कहा। जैसे जैसे उसने गौर से पढ़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किंगस्टन स्कूल? क्या हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं? घबराकर झाओ काई ने तेजी से नीचे स्क्रॉल करके समाचार देखा। जितना ज्यादा वह पढ़ता गया, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता गया। वह कमीना डीन वाकई इतना घटिया है। इसके कितने ही शिकार हैं। अरे, स्कूल प्रशासन क्या सोचकर उसके जैसे किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक अपने पद पर रहने दे रहा था?
समाचारों के माध्यम से डीन कियाओ के अपराधों का खुलासा हो गया और उसे पहले से ही जेल में बंद कर दिया गया था, जहां उसका मुकदमा चल रहा था। हालांकि पर्याप्त मात्रा में सबूतों और पीड़ितों के सामने आने तथा जनता के आक्रोश के कारण डीन कियाओ के बच निकलने की संभावना शून्य हो गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ पीड़ितों ने भी अपनी जान दे दी थी, जिसके कारण कई पीड़ितों के परिवार आगे आए और मृत्युदंड की मांग की। जनता बहुत नाराज है, इसलिए अगर डीन कियाओ के पास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसका समर्थन करता हो, तो भी वे बिना किसी संदेह के उसे त्याग देंगे, जू फेंग ने शांति से समझाया। चूंकि वह व्यक्ति था जिसने यह खबर फैलाई थी, उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि डीन कियाओ के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। और पुलिस द्वारा इतनी तेजी से कार्रवाई करने तथा कई समाचार मीडिया द्वारा लगभग एक साथ इस पर चर्चा करने के कारण शू फेंग को पूरा विश्वास था कि निंग यी के पिता निंग हुओ ही थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। यद्यपि निंग हुओ सीधे तौर पर मीडिया को नियंत्रित नहीं कर सकता था या पुलिस बल को आदेश नहीं दे सकता था, फिर भी वह अपने पास मौजूद सबूतों के आधार पर पुलिस बल को सक्रिय करने में सक्षम था। बात को और भी सटीक बनाने के लिए डीन कियाओ एक स्कूल के डीन मात्र थे। निंग हुओ जैसे रुतबे वाले किसी व्यक्ति की तुलना में ये पुलिस प्रमुख निंग हुओ की मदद करने में बेहद खुश होते, खासकर जब डीन कियाओ के घिनौने अपराध गिनती से परे हों। न केवल वे निंग हुओ का पक्ष जीत सकते थे, बल्कि यह पुलिस के लिए भी अच्छा प्रचार था कि वे सतह पर कितने कुशल और न्यायप्रिय दिखते थे। मुझे पता था कि डीन कियाओ एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन लगता है कि वह वास्तव में इतना दुष्ट था, झाओ काई ने ठंडे स्वर में उपहास किया और फोन जू फेंग को लौटा दिया। डीन कियाओ की अपलोड की जा रही तस्वीर पर एक नज़र डालने से भी उसे स्पष्ट रूप से घृणा हो रही थी। इस समय हर कोई डीन कियाओ की आलोचना कर रहा था, जिसमें किंगस्टन स्कूल भी बुरी तरह से शामिल था। किंगस्टन स्कूल क्या सोच रहा था? क्या उन्होंने सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे घटिया लोगों को नियुक्त किया है? स्कूल तो बंद ही हो जाएगा। किंगस्टन स्कूल के बारे में सभी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां स्कूल के आधिकारिक मंच और हर सोशल मीडिया आउटलेट पर छा गईं। अचानक झाओ काई को कुछ संदिग्ध बात नजर आई। जरा रुको, तुम हैरान या घबराए हुए क्यों नहीं लग रहे? उसने जू फेंग की ओर मुड़कर पूछा। तुम तो उस जरूरी स्कूल प्रतियोगिता में भी नहीं गए जिसका आयोजन इस घटिया डीन ने किया था। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? आपकी यात्रा एमवीएल पर जारी है। यकीनन, ऊपर से आवेगशील और जल्दबाज दिखने वाला यह झाओ काई असल में भेड़ की खाल में एक शेर था। बिना किसी खास संदर्भ के, बस एक संक्षिप्त संकेत से वह ज्यादातर स्थिति को भांप गया। फिर भी इसी वजह से जू फेंग आने वाली पार्टी को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो गया। झाओ काई का अचानक गायब हो जाना, ऐसा भला कौन कर सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अपनी उपस्थिति में मेरे साथ ऐसा कुछ करने का प्रयास भी कर सकते हैं, जू फेंग ने सोचा, अज्ञात दुश्मन के साथ भयंकर टकराव के लिए तैयार। जब जू फेंग सोच ही रहा था, झाओ काई अधीर होकर अपना हाथ आगे करके इधर उधर हिलाने लगा। हेलो, फेंग, बहरे होने का नाटक मत करो और मुझे नजरअंदाज मत करो। मैंने तुम्हें पहली बार सुना है। चलो, अगर तुमने किया था, तो इसका जवाब दो। क्या तुम्हें इस बदमाश के अपराधों के बारे में पहले से पता था या नहीं? अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाते हुए जू फेंग ने उसकी ओर देखा और गंभीर भाव से उसने उत्तर दिया, कौन? झाओ काई उस समय क्रोधित हो गया जब जू फेंग ने उसके साथ मासूमियत से खिलवाड़ किया। उफ, डीन कियाओ! हम तो हमेशा से उसके बारे में ही बात करते रहे हैं, वह जोर से गरजा ताकि जू फेंग उसकी आवाज साफ सुन सके। हे भगवान, यह तो वही बदमाश है ना? जू फेंग ने अपना एक कान रगड़ा। चिल्लाने की वजह से उसका कान लगभग फट गया था। मुझे हाल ही में कुछ जानकारी मिली है, इसलिए मैं स्कूल प्रतियोगिता में शामिल होने से इनकार करता हूं। डीन कियाओ की गिरफ्तारी के बाद सभी रिकॉर्ड और उनके द्वारा किए गए सभी कामों की जांच की जाएगी, उन्होंने आंशिक रूप से ही सही खुलासा किया। सच्चाई यह थी कि डीन कियाओ एक ऐसा व्यक्ति था जो जल्द ही दिव्य दुनिया के भीतर कई संघों के लिए काम करने की प्रतिभा और क्षमता वाले कई छात्रों को अपने जाल में फंसा लेगा और उन्हें डरा धमका देगा। मूलतः डीन कियाओ कुछ हद तक एक दलाल बन जाएगा, लेकिन यौन सेवाएं देने के लिए महिलाओं को बेचने के बजाय वह प्रतिभाशाली लेकिन गरीब छात्रों को पैसे के लिए कई संघों को बेचेगा।
चूंकि जू फेंग एक गिल्ड बनाने जा रहा था, उसके पास बहुत कम जनशक्ति थी। इसलिए डीन कियाओ को अपने पिछले समय के रास्ते पर बेरोकटोक चलने देना उसकी मूर्खता होगी। जिन लोगों को डीन कियाओ ने धमकाया या मजबूर किया, वे दिव्य जगत के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग शीर्ष के करीब पहुंच गए और डीन कियाओ के प्रति द्वेष रखते थे, वे उसे निशाना बनाते, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसका अंत हो जाता। यह अच्छी बात है कि मैं स्कूल प्रतियोगिता से जल्दी निकल आया। सिर हिलाते हुए झाओ काई को राहत मिली कि उसने जू फेंग की बात मान ली थी। यदि वह प्रतियोगिता जारी रखता तो डीन कियाओ की ओर से उसके भाग लेने की खबर चारों ओर फैल जाती। MVL पर पढ़ना जारी रखें। ऐसे घटिया लोगों के साथ जुड़ना उनके नाम पर कलंक था। और तो और, उसकी बहन तो उसे इस घटना के बारे में खूब खरी खोटी सुनाने वाली थी। जैसे कि उसकी नज़र लोगों को अच्छी तरह क्यों नहीं देख पाती, या कुछ और। खैर, जो भी हो, यह उसके लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाला था। ठीक है, चलो अब डीन कियाओ के बारे में बात नहीं करते, जू फेंग ने हल्के से कहा। अब उसे ऐसे किसी व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। सहमत हूं, यह कमीना वैसे भी बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ेगा, झाओ काई ने एक बार फिर पीछे झुकते हुए टिप्पणी की। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस तरह का घोटाला सामने आने का क्या मतलब है। लानत है, उसने अपने दांत पीसते हुए जू फेंग की ओर रुख किया। क्या पार्टी में कोई घटिया बदमाश हमें ताने मारेगा? मतलब, मेरी हैसियत कम है और अब तो मेरे स्कूल में भी ऐसा ही एक स्कैंडल हो गया है। जो लोग मेरे उन कमीने सौतेले भाइयों को खुश करना चाहते हैं, वे मुझे ही निशाना बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहन मुझे कमजोर होने की सजा देगी। फिर इन सब बकबक के बाद अंत में झाओ काई को केवल झाओ शिन द्वारा डांटे जाने और फटकार लगाए जाने का डर था। कल्पना करो कि तुम अपनी बहन से डरो। मैं ऐसा नहीं हो सकता, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें जल्द ही कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, और देखते हैं कि तुम डर के मारे कांपते हो या नहीं, झाओ काई ने आंखें घुमाईं। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों के बल बैठोगे, तो मैं बगल में हंस रहा होऊंगा। क्षमा करें, लेकिन कृपया अपने तुच्छ कौशल की तुलना मेरे कौशल से न करें। आगे बढ़ो और जितना चाहो उतना शेखी बघारो, कुंवारी फेंग। जैसे कि तुम कुंवारी नहीं हो, जू फेंग ने हंसते हुए कहा, यह नहीं बताने का प्रयास करते हुए कि वह निश्चित रूप से कुंवारी नहीं थी, कम से कम अपने अतीत में तो नहीं। बिस्तर पर उसकी चाहत के मुताबिक ढेरों हसीनाएं उसका इंतजार कर रही थी। और हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, पर उसे इसमें काफी मजा भी आया, इस हद तक कि औरतों के प्रति उसका नजरिया बेहद ऊंचा हो गया। इतनी सारी सुंदरताओं का आनंद लेने के बाद वह लंबे समय तक निम्नस्तरीय प्रलोभन और घटिया सुंदरता के प्रति उदासीन और असंवेदनशील रहा। इस बीच झाओ काई अपने अनुभव से अनजान था, और उसे विश्वास था कि वह केवल अपनी असुरक्षा के बारे में शेखी बघारने और झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। अरे, मेरी बहन भले ही सख्त हो, पर वो मुझे हर हफ्ते पैसे भेजती है। क्यों न हम बाद में किसी क्लब में जाकर थोड़ा तनाव दूर करें, झाओ काई ने चुपके से सुझाव दिया। हालांकि गहरी समझ रखने वाले लोग बता सकते थे कि झाओ काई मन ही मन घबरा रही थी। यह एक कुंवारी लड़की होने की स्पष्ट परिभाषा थी जो पहली बार कुछ उत्तेजना पाना चाहती थी। जू फेंग ने झाओ काई को थोड़ा गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। चलो छोड़ो। वो क्लब वाली औरतें तुम्हारी औकात से बाहर हैं, और जिन्हें तुम पकड़ सकते हो, कौन जाने उनमें कोई वायरस तो नहीं है। तुम्हारी हिम्मत मुझे कम आंकने की है, झाओ काई ने नाक भौं सिकोड़ी और अपने बालों को सहलाते हुए स्टाइलिश और कूल दिखने की कोशिश की। अपने रूप रंग से मैं जरूर किसी उच्च गुणवत्ता वाली महिला को अपनी प्रेमिका बनाने के लिए राजी कर लूंगा। आप जो भी कहते हैं। कुछ ही देर बाद वेरा ने एलिसियन हाइट्स के प्रवेश द्वार के सामने कार रोक दी। रोक का कारण यह था कि इस क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान जांच की आवश्यकता थी। नमस्ते, क्या आपके पास कोई निमंत्रण है? एक सुरक्षा गार्ड उनकी कार के पास आया और विनम्रता से पूछा। वेरा, सुरक्षा गार्ड को जवाब देने के बजाय जू फेंग ने एआई सिस्टम को निर्देश दिया। अगले ही क्षण एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने आई, जिसमें उनका सुनहरा निमंत्रण कार्ड दिखाई दे रहा था।
चूंकि झाओ शिन चाहती थी कि वे शामिल हों, तो वह निमंत्रण देना कैसे भूल सकती थी। केवल कोई मूर्ख या कोई ऐसा व्यक्ति जो परेशानी पैदा करना चाहता हो, ही ऐसे सरल विवरणों की उपेक्षा कर गलतफहमी पैदा कर सकता है। कुछ सेकंड बाद सुरक्षा गार्ड ने निमंत्रण की पुष्टि की और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट रास्ता था जिस पर केवल प्रभावशाली और धनी लोग ही पहुंच सकते थे। इसलिए इसने तुरंत ही लोगों को आकर्षित कर लिया। रंगीन खिड़कियों के बावजूद अनगिनत आंखें देखकर झाओ काई पीछे हट गया। अरे, क्या मेरी बहन इतनी जल्दी मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? उसने तुम्हें सोने का निमंत्रण क्यों दिया? पार्टी के लिए आमंत्रित लोगों को 3 साधारण श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: कांस्य, रजत और स्वर्ण। कांस्य का निमंत्रण उन लोगों को दिया जाता था जो धनी तो थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम था, जबकि चांदी का निमंत्रण उन लोगों को दिया जाता था जो धनी तो थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत अच्छा था। सोने का निमंत्रण उन लोगों को दिया जाता था जो समाज में उल्लेखनीय शक्ति रखते थे। काई, हमारे लिए तो सोने का निमंत्रण ही सही रहेगा, जू फेंग शांति से मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हारा उपनाम तो झाओ ही है। जब तुम्हारे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी है, तो तुम्हें निमंत्रण क्यों नहीं मिलना चाहिए? झाओ काई जू फेंग के लापरवाह रवैये से पूरी तरह से चकित था। वह यह भी सोचने लगा कि क्या उसके दोस्त की जगह किसी और को ले लिया गया है। तो क्या हुआ अगर अंत में उनका उपनाम झाओ रखा गया? झाओ एंटरप्राइज में उनके पास न तो कोई शक्ति थी और न ही कोई शेयर। यह इस बात की घोषणा करने के बराबर था कि अपने उपनाम के अलावा वह कुछ भी नहीं है। फेंग, जैसे ही हम कार से बाहर निकलेंगे, हमें निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा, झाओ काई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास था कि जू फेंग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। इस तरह की घटना का सामना उन्होंने अपने जीवन में 3 बार किया था, और हर एक का अंत बेहद खराब रहा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो, जो लोग उसके सौतेले भाइयों का साथ पाना चाहते थे, वे उसे लगातार निशाना बना रहे थे। हालात और भी बदतर हो गए जब तक झाओ शिन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, काई, जू फेंग ने शांत भाव बनाए रखा, स्वाभाविक रूप से झाओ काई की चिंताओं को समझते हुए। फिर भी इसे समझना और स्वीकार करना 2 अलग-अलग बातें थीं। शायद अगर वह उस पार्टी में शामिल न होता, तो शायद यही होता और झाओ काई का अंत बुरा होता। हालांकि उनकी उपस्थिति में जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते थे, उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा जाता था कि वे चाहते थे कि वे अपनी मां के गर्भ में वापस चले जाएं। जब हम उतरें, तो मेरे पीछे पीछे आना, जू फेंग ने निर्देश दिया। तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना बंद कर देना चाहिए कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं। वे बस जोकरों का झुंड हैं। स्तब्ध, झाओ काई को अब यकीन हो गया था कि उसने सचमुच अपना दोस्त खो दिया है। जिस जू फेंग को वह जानता था, वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, खासकर इतने शांत स्वभाव के साथ। आखिर फेंग ने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन सी दवा ली? मुझे भी एक चाहिए। जैसे ही वेरा को तुरंत एक खाली पार्किंग स्थान मिला, जू फेंग और झाओ काई की सुरक्षा बेल्ट स्वचालित रूप से अनलॉक हो गई। हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं, मास्टर जू फेंग, वेरा ने बताया। शुक्रिया, नजर रखना और स्मार्ट वॉच के जरिए मुझे हर बात की जानकारी देते रहना, जू फेंग ने निर्देश दिया। वेरा मिलने के बाद से ही उसने एआई सिस्टम को अपनी स्मार्ट वॉच और फोन से जोड़ रखा था, जिससे यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया था। आखिरकार, स्वचालित ड्राइविंग के अलावा, वेरा एक सुपर कंप्यूटर के बराबर थी जो हमेशा किसी भी तरह की जानकारी को अवशोषित कर सकती थी और उसे वापस भेज सकती थी। अपना अगला रोमांच MVL पर खोजें। बेशक, यह उस कार में लगे उन्नत एआई सिस्टम की वजह से ही संभव हो पाया, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और हाँ, समस्या कीमत नहीं थी, बल्कि खरीदार की पहचान भी थी, क्योंकि इस तरह की कार यूं ही किसी को नहीं बेची जाती। इस बीच, झाओ काई ने जू फेंग को इतनी उन्नत एआई सहायक होने के लिए ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। बहन वाकई कंजूस और पक्षपाती है, झाओ काई ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी नजर जू फेंग पर टिक गई। उसने तुम्हें पार्टी में मेरे साथ चलने के लिए यह तोहफा दिया था, लेकिन यहां आने के लिए मेरा तोहफा कहाँ है?
वह जानती है कि मुझे इस तरह के आयोजनों से कितनी नफरत है। क्या तुम सचमुच ईर्ष्या कर रही हो? जन्मदिन तुम्हारे दादाजी का है, तो तुम्हें अपने दादाजी की पार्टी में जाने के लिए उपहार क्यों मिलना चाहिए? जू फेंग ने भौहें चढ़ाई। यह कहकर जू फेंग कार से बाहर निकल गए और तुरंत ही अन्य मेहमानों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने अपने रूप के कारण नहीं, बल्कि इसलिए आकर्षण प्राप्त किया क्योंकि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं जानता था। आखिर वे कौन हो सकते हैं? कोई और छिपा हुआ पारिवारिक उत्तराधिकारी? हंस जो, यह तो तुमने बहुत अच्छा मजाक किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम एक नज़र में यह नहीं जान पाएंगे कि वे छुपे हुए पारिवारिक उत्तराधिकारी हैं या नहीं? अपने साथी की बात सुनकर हंस जो ने सिर हिलाया। सच होता तो उन्हें कुछ सुराग जरूर मिल जाते। लंगशान, मुझे लगता है कि हम बाद में इसका पता लगा ही लेंगे। कुछ ही देर बाद हंस जो और लैंगशान ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और अन्य प्रसिद्ध लोगों के साथ अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। स्वाभाविक रूप से सभी लगभग एक ही उम्र के थे और उनके माता पिता धन और पद के मामले में लगभग बराबरी पर थे। वे यहाँ मेलजोल बढ़ाने और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के लिए आए थे, क्योंकि वे भावी उत्तराधिकारी थे और अपने माता पिता के व्यवसाय को संभालेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस बीच शू फेंग ने कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उनकी बातचीत सुनी थी और बस उनकी सोच पर हंसा था। उनके उलट जू फेंग को पता था कि वे बाहर क्यों हैं और उन्हें अभी तक आयोजन स्थल के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वे भले ही उत्तराधिकारी हों, लेकिन उनकी उपलब्धियां बड़ों को निराश करती हैं, जिससे उन्हें बाहर ही लोगों से मिलने जुलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलो अंदर चलते हैं, जू फेंग ने झाओ काई की ओर मुड़कर कहा, जो स्पष्ट रूप से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने में झिझक रहा था। उसका सामान्य संयम बिल्कुल नहीं दिख रहा था। पहले मैं अपनी बहन को सूचित कर दूं। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बहन ने मुझे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हें कार्यक्रम स्थल के अंदर ले आऊं। वह दूसरों के साथ काम कर रही है, इसलिए उसके पास तुमसे संपर्क करने का समय नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि झाओ काई आगे शिकायत कर पाता, जू फेंग ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कार्यक्रम स्थल में खींच लिया। कुछ देर बाद वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां कई गार्ड खड़े थे। पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर प्रतीक्षा करें, एक गार्ड ने ऐसे लहजे में समझाया जो न तो श्रद्धापूर्ण था और न ही बहुत असभ्य। आज की झाओ गाओफू पार्टी में जो भी शामिल हो सकता था, वह एक विशाल पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। इसलिए अगर गलती से भी किसी को नाराज कर दिया जाए, तो पहरेदारों की मूर्खता ही होगी। मैं समझता हूं। उस स्थिति में तो हम बस इंतजार करेंगे, झाओ काई ने सहजता से उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से प्रवेश करने से रोके जाने से उत्साहित था। अफसोस, शू फेंग का बाहर सर्दी लगने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया, जिससे सोने का निमंत्रण कार्ड सामने आ गया। आश्चर्यचकित होकर गार्ड की स्थिर अभिव्यक्ति ने अंततः कुछ भावना प्रकट की जब उसने एक नई रोशनी में जू फेंग को देखा। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप गोल्ड इनविटेशन होल्डर हैं, गार्ड ने सम्मानपूर्वक कहा और बाकी लोगों को अंदर जाने का इशारा किया। सिर हिलाते हुए जू फेंग ने बहुत अनिच्छुक झाओ काई को अंदर खींचने से पहले गार्ड को धन्यवाद दिया। धिक्कार है, लैंगशान, मुझे अपने निवेश की वापसी चाहिए। यह दृश्य देखकर हंस जो ने तुरंत धन वापसी की मांग की। आपकी कमजोर नज़र ने मुझे लगभग बर्बाद कर दिया। मैं आपके निवेश में अपना पैसा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आप सचमुच इस समय पैसे वापस मांग रहे हैं? हैरान, लैंगशान ने हंस जो का गला घोंटने का मन किया, क्योंकि उसने ऐसा भयानक मजाक किया था। यदि वह वास्तव में निवेश वापस कर देता, तो परियोजना रोक दी जाती और इस प्रक्रिया में उसे बहुत अधिक धन की हानि होती। लैंगशान ऐसे मजाक पर कैसे हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं है, हंस जो ने अपनी आंखें घुमाईं। अच्छा हुआ कि उन दोनों लोगों ने हमसे कोई परेशानी नहीं उठाई, वरना मेरे पिता मुझे और सजा जरूर देते। मैं पहले से ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूं, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और उलझने की हिम्मत नहीं कर सकती। ऐसा कहने के साथ ही हंस जो ने अपना चेहरा बदलने में बहुत तेजी दिखाई तथा लैंगशान से दूरी बना ली, जिसे वह पहले अपना करीबी भाई मानता था।
तुम छोटे धूर्त कमीने। गुस्से में लैंग शान की नसें लगभग फूल गईं और उसने गाली देते हुए कहा, ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे तुम कोई अच्छे बेटे हो। मेरे द्वारा तुम्हें कोई निवेश योजना दिए बिना क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज के कार्यक्रम में भी आ पाओगे? कुछ ही देर बाद दो अच्छे दोस्तों के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जिससे आसपास खड़े सुरक्षा गार्ड स्तब्ध और हैरान रह गए। यंग मास्टर हंस जोऊ और लैंग शान के बीच कार्यक्रम स्थल के बाहर हुए झगड़े के बारे में कुछ लोगों से संपर्क करो। प्रभारी गार्डों में से एक ने आदेश दिया, जो व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था। जब बाहर झगड़ा तेज हो गया तो जू फेंग और झाओ काई ग्लैमरस स्थल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, स्थल की भव्यता ने उन्हें तुरंत घेर लिया। भव्य हॉल ऊंची गुंबददार छतों से लटके क्रिस्टल के झूमरों की गर्म सुनहरी आभा से नहाया हुआ था। उनके पैरों के नीचे संगमरमर के फर्श को शीशे की तरह पॉलिश किया गया था, जो ऊपर की चकाचौंध रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। दीवारों को क्लासिक कलाकृतियों और अलंकृत दर्पणों से सजाया गया था, जो कालातीत भव्यता का एहसास दिलाते थे। प्राचीन साज सज्जा, जिसका प्रत्येक टुकड़ा उत्कृष्ट शिल्प कौशल का प्रमाण है, को रणनीतिक रूप से इस तरह रखा गया था कि अंतरंग बैठने की जगह बनाई जा सके। इन कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए जू फेंग सचमुच कहना चाहते थे कि झाओ गाओफू की कला में गहरी रुचि थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इनमें से प्रत्येक कलाकृति उनकी वर्तमान संपत्ति से भी बढ़कर है। अपने कर्व्स को खूबसूरती से दिखाएं, कुछ जरूरी आउटफिट्स खरीदें। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जू फेंग के विपरीत, जो उस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा था, झाओ काई को खुद घुटन महसूस हो रही थी जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे। फेंग, यह जगह बिल्कुल बेकार है, झाओ काई ने कहा, बस भागना चाहता था। उसे लगा कि उसने खुद को पहले ही तैयार कर लिया है, लेकिन खुद अनुभव करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह कितना कमजोर इरादों वाला था। अगर तुम ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो मुझे तुम्हारे जाने से कोई ऐतराज नहीं। मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगा कि कैसे तुम डर गए और भाग गए, जू फेंग ने शांति से समझाया। अचंभित होकर झाओ काई का चेहरा पीला पड़ गया। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मुझे शांत करना चाहिए और मुझे मनमानी नहीं करने देनी चाहिए, उसने कहा। जाहिर है कि वह अपनी बहन के गुस्से का सामना करने को तैयार नहीं था। जैसा मुझे निर्देश दिया गया था, मैं तुम्हें अंदर घसीट चुका हूं। मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए तुम भागना चाहो या नहीं, मुझे परवाह नहीं। जू फेंग ने धीरे से हंसते हुए घबराए हुए झाओ काई को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। यह देखते हुए कि जू फेंग का वास्तव में उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल अपने दांत पीस सकता था और आगे बढ़ सकता था और कार्यक्रम को जारी रखने का विकल्प चुन सकता था। कुछ देर बाद उनका स्वागत एक और भी तेज रोशनी से हुआ। लॉबी बेहद विशाल थी। यह आम पार्किंग स्थलों की अपेक्षा से भी ज्यादा बड़ी थी, जहां सैकड़ों कारें खड़ी हो सकती हैं। अपडेट रहे के जरिए ऐसे स्थान में प्रवेश करने पर व्यक्ति को एक छोटी सी चींटी जैसा महसूस होगा। जबकि झाओ काई सजावट को देखकर दंग रह गया, जू फेंग की नजरें एक व्यक्ति पर टिकी रहीं। वह यहाँ क्यों है, उसने मन ही मन सोचा। उसने एक आकर्षक कपड़े पहने महिला को पहचान लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि वही थी जो उसे अजूर डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, झांग जिंगई। अचानक एक विचार उसके मन में आया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सका कि वह उपनाम झाओ के कारण यहां आई है। यह सही नहीं हो सकता। उसके पास इतना खाली समय है। जू फेंग को यह मानने से इनकार हो गया कि यह महिला वास्तव में इतने लंबे समय के बाद उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत होगा जब झांग जिंगई ने देखा कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वह यह जानने के लिए मुड़ी कि कोई उसे घूर रहा है, उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया झाओ काई, उसने चिल्लाकर कहा, जिससे अन्य स्टार-स्टडेड अतिथि, जो बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित थे, घबरा गए। क्या चल रहा है? झाओ काई? क्या वह झाओ लियांग का नाजायज बेटा नहीं है? ऐसा लगता है कि यह दिलचस्प है। एक नाजायज बेटे ने झांग तियांग की प्यारी बेटी झांग जिंगई का ध्यान आकर्षित किया। नाजायज बेटे का मामला भले ही जनता से दूर रखा जाता हो,
लेकिन यहाँ के लोग इतने प्रभावशाली और ताकतवर हैं कि वे इस रहस्य को जानते हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें झाओ परिवार के बराबर माना जा सकता है, इसलिए वे खुलेआम गपशप करने से भी नहीं डरते। इस बीच झाओ काई सबसे अधिक भ्रमित व्यक्ति था, क्योंकि उसने झांग तियान की बेटी के रत्न के साथ कभी भी बातचीत नहीं की थी। उसने मेरा नाम क्यों पुकारा, वह मन ही मन चिल्लाया। उसे लगा कि यह किसी की शरारत होगी। जैसे ही उसने झांग जिंगई को अपनी ओर आते देखा, झाओ काई ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और सिर हिलाया। नहीं नहीं, आप गलत इंसान को पकड़ लाई हैं। मैं आपको अच्छी तरह नहीं जानता, मिस झांग। जब भीड़ झाओ काई के व्यवहार से कुछ हद तक भ्रमित थी, झांग जिंगई की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं तो तुम्हें बुला भी नहीं रही थी। स्तब्ध, झाओ काई ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या उसके अलावा यहां कोई और झाओ काई भी था? शोरगुल को देखते हुए झाओ परिवार के सदस्य भी सतर्क हो गए और घटनास्थल पर ठीक समय पर पहुंच गए। तुम क्या कर रहे हो, छोटे भाई? झाओ जिन अचानक चिल्लाया। यह समझ नहीं पा रहा था कि वह आमतौर पर विन झांग जिंगई का गुस्सा कैसे अर्जित कर पाया। इस बीच पीछे झाओ मिंग और झाओ हिंग स्थिति को देखने के लिए उत्सुक थे। वे झाओ काई के सौतेले भाई थे, और यह जानते हुए कि उसे उनकी छोटी बहन ने आमंत्रित किया है, वे कैसे नहीं जानते थे कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि झाओ काई द्वारा झांग जिंगई को उकसाने की मूर्खता के कारण वे स्थिति से संतुष्ट थे, जिससे उन्हें उसे निशाना बनाने की परेशानी से बचा लिया गया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, सभी की निगाहें झांग जिंगई पर टिक गईं, जो झाओ काई को देखकर नाराज दिख रही थी। अपनी झुंझलाहट के बावजूद झाओ काई को स्थिति से और भी अधिक अन्याय महसूस हुआ, विशेष रूप से अब जब झाओ शिन उसे इस तरह की परेशानी में देखने के लिए आई थी। आखिर कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? मुझे तो यह भी नहीं पता कि झांग जिंगई कौन है। झाओ काई रोना चाहता था, लेकिन जानता था कि ऐसे मौके पर वह रो नहीं सकता, वरना उसे शर्मिंदा करने के लिए झाओ शिन से उसकी खूब खिंचाई होती। शुक्र है, मानो कोई आशीर्वाद उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। जू फेंग ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और उसे वापस खींच लिया। मैं इसे बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इससे निपटने दो, जू फेंग ने कहा, इस बात से अनजान कि झाओ काई की मृत्यु के मुख्य दोषियों में से एक इस समय रेखा में वह था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि जो घटना उस समय घटी थी, वह आज की घटना में भी घटेगी। चूंकि यह गड़बड़ी उन्होंने ही शुरू की थी, इसलिए उचित यही था कि वे ही इसका समाधान करें। फेंग, उलझन में झाओ काई को उम्मीद नहीं थी कि जू फेंग अग्रिम पंक्ति में जाएगा। सचमुच मेरा सबसे अच्छा भाई, वह मन ही मन चिल्लाया, इस बात से अनजान कि यह सारा गड़बड़झाला उसी ने किया था। हालांकि जब जू फेंग ने हाथ हिलाकर झांग जिंगई का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो उन्हें यह बात समझने में देर नहीं लगी। ओह, यह तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे मौके पर मिलेंगे, जू फेंग ने मौजूदा तनावपूर्ण माहौल से अनभिज्ञता जताते हुए हंसते हुए कहा। जिस क्षण जू फेंग ने अभिवादन किया और झाओ काई के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, झांग जिंगई मूर्ख होती अगर उसने यह नहीं देखा होता कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने झाओ काई को पुकारा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, और यहां मिस शिन भी उस डरपोक आदमी को छोटा भाई कह रही थी। धिक्कार है, मैं उसके झांसे में आ गई। झांग जिंगई ने जल्दी से सुरागों को जोड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। और पढ़े पर तो क्या आपको झाओ काई नहीं कहा जाता? झांग जिंगई ने गंभीर भाव से पूछा। नहीं, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं जू फेंग हूं। इस समय यहां तक कि एक मूर्ख भी यह बता सकता था कि जू फेंग ने झांग जिंगई को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया था कि वह झाओ काई है, जिससे पहले गलतफहमियां पैदा हुई थीं। जहां तक झाओ काई की बात है, उसने तुरंत ही अपनी बात वापस ले ली। तुमने मुझे दिव्यलोक में थोरिन से बुरी तरह पिटवाया था और अब यहां भी तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, फेंग। स्वाभाविक रूप से झाओ काई ने अपनी हताशा को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और केवल शर्मिंदगी से मुस्कुराया, खुद को एक सहायक चरित्र के रूप में एकीकृत करना चाहता था। लगता है यह बस एक छोटी सी गलतफहमी है। मेजबान की भूमिका निभाते हुए झाओ शिन ने स्थिति को शांत करने के लिए तुरंत कदम उठाया।
जू फेंग ने सिर हिलाया। दरअसल यहाँ सब लोग दोस्तों के दोस्त हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही भीड़ की रुचि तुरंत खत्म हो गई और वे अपनी अपनी चर्चा में लग गए। आखिरकार झाओ गाओफू को जन्मदिन की बधाई देने के अलावा वे दूसरों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने के अवसर का लाभ उठाने भी आए थे। अधिकांश समय यहाँ के लोग व्यस्त रहते हैं और यदि उन्हें व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता तो यह शर्मनाक होता। इस प्रकार यह पार्टी एक सुनहरा अवसर था जिसने उन्हें एक लंबी चर्चा के लिए एकत्र होने का बहाना दिया। स्वाभाविक रूप से झाओ परिवार भी इस पहलू को समझता था। यही मुख्य कारण था कि कार्यक्रम स्थल को कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए पहले ही खोल दिया गया था। इस बीच गलतफहमी सुलझने के बाद झाओ मिंग और झाओ हिंग स्थिति से नाखुश थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सुरक्षा गार्ड से एक नोटिस प्राप्त किया। ओह, दो जवान मालिक आपस में झगड़ रहे हैं, है ना? परिवार का सबसे बड़ा बेटा झाओ मिंग इस खबर से हैरान रह गया। उसने झाओ शिन को डराने वाली नजरों से देखा, जो शूफेंग, झाओ काई और झांग जिंगई को आगे बात करने के लिए एक निजी कमरा देने की कोशिश कर रहा था। चूंकि ये हंस और लैंग परिवार के दो युवा स्वामी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी छोटी बहन को बताऊंगा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमें बोर्ड मीटिंग से बाहर निकाल दो। देखते हैं जब ये मामला बढ़ जाएगा तो तुम इसे कैसे सुलझाते हो, डियर शिन। बगल में झाओ हिंग, जो दूसरे सबसे बड़े थे, ने झाओ मिंग के निर्देश सुने और खुद को रोक नहीं सके, लेकिन ठंडी मुस्कान दी। आप सचमुच एक महान बड़े भाई हैं। क्या? तो फिर तुम उसे बताने की कोशिश कर रहे हो? झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे जरा भी डर नहीं था कि उसका छोटा भाई उसकी पोल खोल देगा। बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना, झाओ हिंग खिलखिलाकर हंसा। मैंने बाहर बस कुछ खूबसूरत औरतें देखीं और वे काफी अकेली लग रही थीं। अगर मैं उनके साथ न गया तो अफसोस होगा। मेरे पास दूसरों को संभालने का समय कैसे होगा? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसके साथ सोती हो। पिछली बार तुमने बहुत बड़ा कांड किया था, जिसके कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुरी तरह पीटा था। निश्चिंत रहो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि झांग जिंगी जैसी महिलाओं को चुनूं। मैं केवल उन घटिया लोगों को चुनूंगा जो ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती और सिर्फ सोने की खुदाई करने वाली हैं। झाओ हिंग ने अपने होंठ चाटे और जल्दी से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपने शिकार की तलाश में था। कितना बिगड़ैल कमीना है, झाओ मिंग ने आंखें घुमाईं। वह शादीशुदा था और अपनी पत्नी के प्रति वफादार था, झाओ हिंग के विपरीत। देर सवेर झाओ हिंग को इतनी बार बेवकूफी करने की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। जब गुप्त वार्ता चल रही थी, एक निजी कमरे में झांग जिंगई जू फेंग को घूर रही थी। बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी डरावनी थी कि तुम्हें मुझे नकली नाम देना पड़ा? झांग जिंगई ने पूछा। झाओ शिन और झाओ काई दोनों ने जू फेंग की ओर रुख किया। वे इस बात से हैरान थे कि वह उनके संपर्क में कैसे आ गया। उनकी निगाहें अपने ऊपर टिकी देखकर जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे जैसी कदकाठी वाली औरत मेरे लिए ढेर सारी मुसीबतें लाने के लिए काफी है। इसलिए मैंने अपने दोस्त झाओ काई का नाम एक ढकोसले के तौर पर इस्तेमाल किया। और मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए इस जन्मदिन की पार्टी में तो आए ही नहीं, तो फिर गुस्सा किस बात का?